बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत भले न मिला हो, लेकिन एनडीए के साथियों का पूर्ण समर्थन नरेंद्र मोदी को मिल चुका है और वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा बहुमत की सरकार चलाने वाले मोदी क्या गठबंधन सरकार चला पाएंगे? क्या इस बार पहले की तरह कड़े और बड़े फैसले ले पाएंगे? गठबंधन धर्म को निभाने के लिए क्या नरेंद्र मोदी किसी तरह के दबाव में काम करेंगे? कई सवालों के जवाब प्रधानमंत्री शपथ से पहले ही दे चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब समय के पास है। एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी है। वादा है कि हम साथ साथ हैं, वादा है कि साथ साथ रहेंगे भी, साथ सरकार चलाएंगे, साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। साथ आना अपनी जगह है, लेकिन जब गठबंधन शर्तों पर हो तब शर्त कौन लगाए कि कब तक हाथ और दिल मिले रहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितना कहा है सब गलत साबित हुआ है। हम कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंट नीतीश पर और नायडू पे है, और आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ये भरभरा के इस तरह गिरेगा कि जो बचा खुचा है वो लेके जाएगा। ये सरकार में स्थिरता नहीं होगी, क्योंकि मेजॉरिटी के बिना कभी मोदी जी ने सरकार चलाई नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है जो सबको लेकर साथ में चलते थे। देखिए, ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। एनडीए की पहली पिक्चर में सब खुश हैं, दावे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। फिर भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब गठबंधन सरकार को आगे चलकर ढूंढना है। मंत्रिमंडल में क्या सहयोगियों को उनकी मांगों के मुताबिक मंत्रालय दिए जाएंगे? मुस्लिम आरक्षण, यूसीसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी और साथियों में कैसे बात बनेगी? सहयोगी दलों की विशेष राज्य की मांग जैसे मुद्दों पर सरकार क्या स्टैंड लेगी? जेडीयू और टीडीपी की मुस्लिम राजनीति के साथ बीजेपी कैसे तालमेल बनाएगी? 140 वाली लीडिंग पार्टी नहीं है यहाँ पे। जहां हमने देखा यूपीए 1 में देखा था कि जहां लीडिंग पार्टी जो कांग्रेस थी उसी के पास 140 सीट थी, या 2009 में उन्हीं के पास 200 के आसपास सीट थी। 240 वाली पार्टी है जो लीड कर रही है इस कोalition को, और वो पहले भी उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने जो सहयोगी दल है उनको साथ में रखे चला। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा।
मुद्दे कई और भी हैं जो कदम कदम पर एनडीए गठबंधन की एकजुटता का इम्तिहान लेंगे, जिसमें एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। बीजेपी की विचारधारा और जेडीयू टीडीपी की विचारधारा ऐसे मुद्दों पर एकदम उलट होती है। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा हर मुद्दा कठिन चुनौती पेश करेगा। मुक्त मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। 2014 और 2019 के कार्यकाल के लिए बीजेपी को देश ने स्पष्ट जनादेश दिया था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। पीएम मोदी ने तब नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर कड़े निर्णय लिए। अब बहुमत नहीं है और सहयोगी दलों के पाए पर सरकार टिकी है। फैसले सोच कर लेने होंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कड़े फैसले ले या ना ले, दोनों ही सूरत में दांव पर नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा ही रहेगी। चुनावों के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी का 100 दिन के काम का प्लान तैयार था, रोड मैप तैयार था। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले लेंगे, फोकस क्या रहेगा, इसके लिए पूरी योजना तैयार थी। लेकिन 4 जून को जब परिणाम आए तो हालात कुछ बदले। बीजेपी की गाड़ी अपने दम पर बहुमत से थोड़ी पीछे रुकी। अब बदले हालात में, जबकि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, सहयोगियों का साथ, उनका समर्थन बड़े फैसलों के लिए बहुत जरूरी रहेगा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है। हर फैसले के पहले सहयोगियों का साथ जरूरी है। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो संभव है? एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी का बड़े फैसले लेने का ऐलान इस बात का संकेत है कि बीजेपी भले ही सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना रही है, लेकिन वो किसी के दबाव में अपना रास्ता नहीं बदलेगी। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। कॉमन सिविल कोड को थोपने की बात नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी के रूप में तो सबके अपने विचार होते हैं, उसमें हम लोगों का विचार स्पष्ट है। लेकिन अगर कोई अलायंस होता है तो इन चीजों को, कुछ भी काम करने के पहले इन चीजों पर विमर्श होता है।
यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। यूसीसी को लेकर टीडीपी का स्टैंड भी नीतीश कुमार की तरह ही रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। चुनाव में बीजेपी की रैलियों में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। उन्होंने रातों रात मुसलमानों को आरक्षण दिया, और मुसलमानों को आरक्षण दिया किसका गया? 4% दिया, वो एससी, एसटी, ओबीसी का काट कर दिया। जो भीमराव अंबेडकर जी ने साफ कहा कि संविधान के अंदर कभी भी रिलीजियस ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश में 4 बार प्रयास किया और एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन लेने का प्रयास किया। कर्नाटक में उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर के मुस्लिम को दिया। लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी का स्टैंड बीजेपी के स्टैंड से एकदम अलग है। टीडीपी लंबे समय से मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती आ रही है। We are in favor of 4% reservation for the Muslim that has been promised by our leader. बिहार में भी 90 के दशक से ही मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिल रहा है। इस चुनाव में मोदी के बयान के बाद नीतीश कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू के कई चेहरों ने बीजेपी की लाइन से पार्टी को अलग कर लिया। हालांकि सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का एनडीए के लिए समर्थन बीजेपी के लिए राहत की बात है। मोदी 3.0 के सामने मुश्किलें केवल ये नहीं है कि नए कार्यकाल में कैसे बड़े फैसले लिए जाएंगे, बल्कि कुछ ऐसे निर्णय जो पिछले कार्यकाल में लिए गए थे, क्या उन पर पुनर्विचार करना होगा? क्योंकि अग्निवीर को लेकर कुछ बयान सहयोगी दल दे रहे हैं। चुनाव भले ही बीत गए हों, लेकिन अग्निवीर मुद्दे की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। 9 जून को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के पहले गठबंधन के सहयोगियों ने अग्निवीर योजना की समीक्षा पर चर्चा शुरू कर दी है। अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नई तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। देखिए, पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। फिलहाल तो अभी इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस योजना के रोल आउट होने के बाद कितने लोगों को इसका लाभ मिला, युवाओं में इसको लेकर कितना जोश है, युवा इस योजना को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं। 24 के रण में विपक्ष के सबसे घातक हथियारों में से एक रही अग्निवीर या अग्निपथ योजना। विपक्ष इस योजना के लागू होने के बाद से ही इस पर सवाल उठाता रहा है। चुनाव में विपक्ष इसको लेकर मुखर भी रहा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना खत्म करने की बात की थी।
राहुल गांधी ने बिहार के जिस भोजपुर में एक अग्निवीर को मंच पर बुलाकर बात की, अग्निवीर हो, हाँ, इधर आ जाओ। वहां पर इंडिया गठबंधन के सुदामा प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को हरा दिया। अग्निवीर हो, हाँ, इधर आ जाओ। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। अग्निवीर योजना 2022 जून में शुरू की गई थी। इसके तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाता है। 4 साल बाद 25% अग्निवीर को योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर नियमित सेवा में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि इस योजना में लंबी अवधि की सेवा, पेंशन और अन्य लाभ शामिल नहीं है। जेडीयू को भी लगता है कि अग्निवीर को लेकर नौजवानों में नाराजगी है, जिसे दूर करने के लिए इस योजना पर पुनर्विचार की जरूरत है। लेकिन ना ही जेडीयू ना ही टीडीपी के मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को लेकर कोई भी जिक्र है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। बहरहाल बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में कई मुद्दों को लेकर कुछ फर्क भी है तो कुछ पर वो साथ है। एक देश एक चुनाव पर फिलहाल जेडीयू और टीडीपी दोनों एनडीए के साथ हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव पर जेडीयू और टीडीपी दोनों दल विरोध कर सकते हैं। सीएए पर जेडीयू और टीडीपी दोनों पार्टियां विरोध कर चुकी हैं। हालांकि राजनीति मौकों का एक खेल है। मौका देखकर कौन सी पार्टी क्या कदम उठाती है कहा नहीं जा सकता। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिलहाल तो 9 जून को नई सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें सहयोगी साथ हैं।